नमस्कार। डीडी न्यूज पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। सबसे पहले नजर डालते हैं इस समय तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, साथ ही करेंगे मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मेहसाणा के पिलवई में नवनिर्मित गोवर्धन नाथ मंदिर का किया उद्घाटन। शेठ जीसी हाई स्कूल के विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी लोकार्पण। उत्तराखंड के चमोली में बचाव अभियान में आज 3 और शव बरामद। फंसे हुए एक श्रमिक की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बचाव अभियान को लेकर की समीक्षा बैठक। दो अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के हो सकते हैं समान एपिक नंबर। चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट, एपिक नंबर का समान होना फर्जीवाड़ा नहीं। भविष्य में इस तरह के मामले से बचने के लिए प्रत्येक मतदाता को मिलेगा यूनिक एपिक नंबर। और इजरायल ने गाजा पट्टी में सहायता आपूर्ति पर लगाई रोक। शनिवार को संघर्ष विराम का पहला चरण समाप्त होने के बाद उठाया कदम। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सासन गिर का दौरा करेंगे। पीएम वहां एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का उपहार देंगे। साथ ही पीएम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासन गिर का दौरा करेंगे। वहां पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। यह केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पीएम की पहल और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारत एक बार फिर साबित कर रहा है कि संरक्षण केवल किसी एक जीव प्रजाति की रक्षा नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखने का संकल्प है, आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत एशियाई शेरों की दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। गुजरात का गिर वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। और अब बात
चमोली हादसे की। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों की तलाश में सेना द्वारा जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान आज 3 शव बरामद किए गए। हालांकि सेना द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि अभी भी 1 श्रमिक के लापता होने की खबर है और सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल इससे पहले उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे हुए 53 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। माना में चलने वाला रेस्क्यू आइबेक्स जो लेटेस्ट सूचना प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 3 लोगों की बॉडी रिकवर हो गई है। जो लोग बर्फ में दबे हुए थे उनको निकाल के पहले माना पोस्ट में लाया गया था और अब ये तीनों लोगों की बॉडीज को रिकवर करके जोशीमठ तक पहुंचा दिया गया है। हमें उम्मीद है जो एक बंदा अभी मिसिंग रह गया है उसको भी हम लोग जल्दी से ही सेना रिकवर कर लेगी। और रेस्क्यू किए गए घायल बीआरओ श्रमिकों का जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज को लेकर श्रमिकों ने संतुष्टि व्यक्त की है। ये मॉर्निंग टाइम जैसे हम सो के उठे हैं ना, तो ऊपर से एकदम बर्फबारी का पूरा वो आया है ग्लेशियर, और जैसे ही हम उसमें से निकलने वाले थे इसी में तो टैंक हमारा जो वो था ना वो कंटेनर उसको बिल्कुल पलटा ले गया। कंटेनर नीचे गया तो आर्मी वालों ने हमको रेस्क्यू किया वहाँ से। उसके बाद आर्मी कैंप में ले गया हमको। उसके बाद ट्रीटमेंट किया वहाँ पे। मैं नया एग्जाम कहीं ले गया, चोट इधर इधर पम पे चेस्ट पे। बढ़िया है सर, ट्रीटमेंट तो पूरा अच्छा मिला सर हमें। और जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में मेजर अमित कुमार मिश्रा ने हिमस्खलन से बचाए गए मरीजों की जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में 45 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। अभी हमारे पास यहाँ पे 45 मरीज हैं। इन 45 मरीज में से 3 थोड़े से क्रिटिकल मरीज हैं। इन 3 क्रिटिकल मरीज में से एक जो मरीज है जिनके की थोड़ी सी लीवर में चोटें आई हैं, खून का रिसाव हो रहा है, हमने उसको मैनेज किया है। 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है हमने कल रात में और आज सुबह में। अभी उनकी स्थिति ठीक है। बाकी सारे पेशेंट जो हैं वो अच्छे कंडीशंस में हैं एंड हम यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। अभी स्थिति को देख रहे हैं, वो उनकी जो भी कंडीशंस हैं जो उनके आधार पे हम निर्णय लेंगे एंड अगर ऐसे लगेगा कि हमें उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजना है तो हम उनसे इंश्योर करेंगे। अभी सभी की हालत खतरे से बाहर है। आगे की बड़ी खबरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अवैध प्रवासी समस्या को लेकर चिंता जताई है। थिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित 4थे पी परमेश्वरन स्मृति व्याख्यान में उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र लाखों अवैध प्रवासियों की समस्या का सामना कैसे कर सकता है। अवैध प्रवासियों को उन्होंने राष्ट्र के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भी खतरनाक हैं। How can a nation suffer millions of illegal migrants? Look at the number. Look at the danger they bring to this country. These people come, they demand on our employment, on our health, on our education sectors, and they become a factor in electoral politics. It is very urgent. This has to be addressed. Every Bharatiya must be skilled to face this challenge. Unchecked flow is threatening our culture also. आज की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के मेहसाणा जिले के पिलवई में नवनिर्मित गोवर्धन नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने मंदिर में पूजा भी की। उल्लेखनीय है कि 150 साल पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। इसके बाद
आज गृह मंत्री द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। इससे पहले भगवान गोवर्धन की शोभा यात्रा भी निकाली गई। लोग उत्साह और भक्ति भाव से इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सेठ जीसी हाई स्कूल के विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, राज्यसभा सांसद मयंक नायक, लोकसभा सांसद हरिभाई पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा में सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी उद्घाटन किया। और अब अगली खबर, महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर जलगांव के मुक्ताई नगर पुलिस थाने में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने बताया कि महाशिवरात्रि के दौरान कोथली गांव में संत मुक्ताई यात्रा में उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की गई। इस मामले में मोबाइल द्वारा वीडियो कॉल किए जाने की बात भी प्रारंभिक जांच में सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले पर ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। घटना के समय पीड़ित के साथ अंगरक्षक मौजूद थे और उनके हस्तक्षेप के बाद मामला काफी बिगड़ गया। पुलिस निरीक्षक नागेश एन मोहिते ने बताया है कि जिन 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इनमें अनिकेत नामक आरोपी के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हैं। उधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। आगे की खबरों में भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने 2 अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के एक समान एपिक नंबर मामले पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर ममता बनर्जी का एक और झूठ बेनकाब हो गया है। ये अफसोस की बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री 2026 में अपनी हार की डर से चुनावी प्रणाली में मतदाताओं के विश्वास को कमजोर करने के लिए गलत सूचना का सहारा ले रही हैं। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच और सुधार को प्राथमिकता दे और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम इसमें से हटाया जाए, जिन्हें टीएमसी ने पूरे राज्य में ममता बनर्जी के वोट बैंक के रूप में रखा हुआ है। आयोग को भाषाई अल्पसंख्यकों और हिंदू शरणार्थियों, जिनमें मतुआ समुदाय भी शामिल है, जो धार्मिक उत्पीड़न से भागकर पश्चिम बंगाल में बस गए थे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के टीएमसी के प्रयासों को भी विफल किया जाना चाहिए। और अब बात संभल मामले की। संभल में शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले में न्यायिक आयोग टीम ने 2 दिनों में 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जनपद संभल में पिछले वर्ष 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। न्यायिक आयोग की टीम ने पहले दिन एडीएम संभल सहित 29 लोगों के बयान दर्ज किए थे, जबकि आज दूसरे दिन भी न्यायिक आयोग की टीम ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में संभल हिंसा से संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए। आज बयान दर्ज करने वालों में जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, उप जिलाधिकारी संभल वंदना मिश्रा, डॉक्टर्स और आम लोगों ने भी अपने अपने बयान दर्ज कराए। इस विषय में जानकारी देते हुए पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन ने पत्रकारों से बताया कि लगभग 15 से 16 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं।
सब बयान दर्ज हो जाएंगे। अभी करीब 77 मुलजिमों के बयान दर्ज किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जो कि मुरादाबाद जेल में बंद हैं संभल के मुकदमों में। उनके बयान दर्ज किए हैं हम लोगों ने, आयोग ने, और मुलजिम आएंगे गिरफ्तार होके तो उनके भी बयान दर्ज होंगे। उसके बाद फिर तय होगा कि रिपोर्ट कब तक जो है वो प्रेषित की जाएगी। और वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि न्यायिक जांच आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर आई थी, जिसने 2 दिनों में कुल 45 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चौथी बार 2 दिन के लिए आए हैं और आज कुल 15 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। कल 29 लोगों के बयान दर्ज हुए थे। तो जितने भी लोग थे, चाहे वो चिकित्सा विभाग के थे, अधिकारीगण थे या आम जनमानस थे और अन्य जो भी व्यक्ति जो बयान दर्ज कराना चाहते थे, और सभी को माननीय न्यायिक आयोग ने समाचार पत्रों के माध्यम से और नोटिस के माध्यम से सूचना भी भेजी थी। तो 29 और 15 2 दिन इतने बयान दर्ज हुए। और अब खबर हरियाणा से, जहां रोहतक जिले के सांपला उपमंडल में बस स्टैंड के पास शनिवार की सुबह बंद सूटकेस में एक युवती का शव मिला था। युवती की पहचान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में हुई है। हिमानी नरवाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शिरकत की थी। पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए PGIMS भेज दिया है। गौरतलब है कि युवती की लाश सांपला बस स्टैंड से दिल्ली की ओर जाने वाले पुल के पास सड़क के किनारे एक नीले रंग के बड़े सूटकेस में मिला था। ये भी सूचना मिली थी, ये सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। अभी FSL टीम को बुलाया है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है देखने में कि इसका मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया है। अभी तो डेड बॉडी मिली है, पहचान करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। तो हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान के बीच कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर राजनीति तेज हो गई है। हरियाणा के रोहतक में मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने कहा है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। ये अपराधी पार्टी से भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता, मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। मेरे को उसने पहले ही बता दिया था, मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होकर फोन कर लूंगा। उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा। पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, तो कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ, वो तो हर बात बताती थी, वो सबको, आशा हुड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। नजदीक थी कांग्रेस के साथ, आशा हुड्डा के साथ, बहुत ज्यादा उनके साथ। और इस समय का एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं कि मुंबई हाई कोर्ट ने कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी मामले में नियामक उल्लंघनों को लेकर पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर आरोप दर्ज करने का आदेश दिया है। FIR का आदेश दिया है। 5 अन्य के खिलाफ भी FIR का आदेश दिया। ये दरअसल मुंबई की जो विशेष अदालत है उसने दिया है ये आदेश। तो पूर्व सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश मुंबई के कोर्ट ने दिया है। स्पेशल कोर्ट ने नियामक उल्लंघनों को लेकर ये जो आरोप हैं वो उसमें सेबी की प्रमुख रही जो माधवी बुच हैं उनके खिलाफ आरोप थे। तो शेयर बाजार धोखाधड़ी का ये मामला है। माधवीपुरी बुच और 5 अन्य, उनके खिलाफ मुंबई के कोर्ट ने FIR करने का आदेश दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश शीतल मुंबई से इस समय जुड़ चुके हैं। योगेश, जरा बताइए कि ये जो मामला है इसका बैकग्राउंड तो हमारे बहुत सारे दर्शकों को पता होगा ही कि किस तरह के आरोप लगे थे, लेकिन अब इस मामले में जो स्पेशल कोर्ट ने ये आदेश दिया है FIR दर्ज करने का,
क्या कुछ मामला बनता है जिसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट को देना पड़ा है? देखिए लालचंद, जो अगर आप आरोप की बात कीजिए, जो कंसर्न बेसिकली यही था कि कुछ कंपनी ऐसी थी जो कि शेयर मार्केट पर लिस्टेड होने के जो मापदंड होते हैं उस मापदंड पे वे खड़ी नहीं उतर रही थी। इसके बावजूद उनको शेयर मार्केट में लिस्टेड किया गया। आपको मालूम है कि सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बेसिकली मार्केट को देखती है। कुछ उस वक्त जो है सेबी को हेट कर रही थी और आरोप यह है कि उन्होंने और साथ में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ के कुछ अधिकारी हैं उनको भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। जैसे कि 5 लोगों की आपने बात की, बिल्कुल सही बात कही आपने। जो माधुरी बुच है, इसके अलावा फुल टाइम मेंबर जो है अश्विनी भाटिया, इनका भी नाम है, अनंत नारायण जी का नाम है, कमलेश चंद्र बटने का नाम है, और जो बीएससी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल इनका, और चेयरमैन और सीईओ जो है सुब्रमण्यम राममूर्ति इनका नाम है। तो अब इस मामले में बेसिकली एसीबी जो है, महाराष्ट्र की जो एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो कि वर्ली में जिसका ऑफिस है रीजनल, वहां पे एफआईआर होगी और उसके बाद एफआईआर में जो धाराएं लगेगी उस धाराओं को कोर्ट में पहले ये देखा जाएगा कि क्या वो धाराएं कोर्ट में, चूंकि पहली प्रक्रिया जो एफआईआर की होती है उसके बाद चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। तो जब चार्ज फ्रेम होगा तब देखा जाएगा कि क्या जो धाराएं लगाई गई हैं क्या वो धाराओं के तहत चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। और उसके बाद अगर चार्जेस फ्रेम होते हैं तो उसके बाद आप समझिए कि इस मामले में पूरा ट्रायल चलेगा। जो भी धाराएं लगती है उस धारा के तहत ट्रायल चलेगा और फिर कोर्ट में जो है इनको अपना बचाव करना पड़ेगा। ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो है, इंडियन पीनल कोड है और साथ में सेबी एक्ट है। तो जो अलग अलग स्टैट्यूट हैं जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है तो मैं आपको उनके नाम बता रहा हूं, जो कि भारतीय दंड संहिता, प्रिवेंशन ऑफ पीसीए जिसको हम बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेबी एक्ट। इन तीनों जो स्टैट्यूट हैं इनके तहत जो धाराएं हैं वो इनके ऊपर लगाई जाएंगी और इनके खिलाफ जो है इस मामले में एफआईआर होगा। इससे पहले जो है एसीबी को कोर्ट ने यह भी कहा है कि 30 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट फाइल करेगा कि स्टेटस क्या है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि ये मामले में अब एफआईआर को, एक तो एफआईआर का रास्ता साफ होगा, साथ में जो भी विसंगतियां हुई हैं जो कि रेगुलेटरी जो एंटिटी है उनके तहत हुई है उस पर भी जो है पूरी तरीके से स्क्रूटनाइज अब इस चीज को किया जाएगा लीगल फ्रेमवर्क में। जी योगेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता योगेश शीतल जानकारी दे रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुंबई के कोर्ट ने माधवीपुरी बुच जो सेबी की प्रमुख थी और 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एक बार फिर से लौटते हैं हरियाणा की उस खबर पर जो हम पहले बात कर रहे थे, रोहतक में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या का मामला। इस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनकी मां के आरोप गंभीर हैं। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा करते आए हैं। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है। जो भी सच्चाई निकलेगी उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। इजराइल ने आज गाजा पट्टी में सभी माल और आपूर्ति की प्रवेश पर रोक लगा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है, लेकिन चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो इसके अतिरिक्त परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सहायता की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है या नहीं। गौरतलब है कि इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया था। इसमें मानवीय सहायता में वृद्धि शामिल थी। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजराइल की अपनी सेना वापस बुलाने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में हमास दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल ने आज सुबह कहा कि वह पासओवर या 20 अप्रैल तक संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पश्चिम एशिया के दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से आया है।
इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।